आदाब में हूं मुनज़्ज़ा शाह। खास बात इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। राजीव धवन को बाबरी मामले में नजरसानी केस से हटाया नहीं गया। जमीयत उलमा ने जारी किया प्रेस रिलीज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी कर धवन की काविशों को सराहा। धवन से ही पैरवी कराने की कही बात। एनसीपी सरबराह शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, अगर जरूरत महसूस हुई तो जस्टिस लूया पुरस्कार मौत केस की दोबारा कराई जाएगी जांच। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए जारी बेशतर सियासी जमातों के मंशूर में मुसलमानों की फलाह के वादे। बीजेपी के जरिए सिर्फ सबका साथ सबका विकास के जिक्र से मुसलमानों में नाराजगी। भोपाल गैस आने की बरसी आई और चली गई। सियासी पार्टियों ने इस मर्तबा भी रिवायती अंदाज में बयानबाजी से लिया काम। मुतासरीन हर साल की तरह इस साल भी खुद को ठगा हुआ कर रहे हैं महसूस। दिल्ली के जनकपुरी और पालम इलाकों में कारवा फाउंडेशन की नेकी की दीवार पर लोग टांगते हैं कपड़े। बिला लिहाज मजहब मिल्लत गुरबा और जरूरतमंद इन कपड़ों को कर सकते हैं इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर राजीव धवन पर जमीयत उलमा हिंद का प्रेस नोट। डॉक्टर राजीव धवन को केस से अलग नहीं किया गया है। हम उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। वो अब भी जमीयत उलमा हिंद के वकील है, ऐसा कहना है मौलाना अरशद मदनी का। काफी अहम खबर है। डॉक्टर राजीव धवन पर जमीयत उलमा हिंद का प्रेस नोट सामने आया है। डॉक्टर राजीव धवन को केस से अलग नहीं किया गया है। इस प्रेस नोट में बताया गया है, हम उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि वो अब भी जमीयत उलमा हिंद के वकील है। आपको बता दें, इससे पहले खबरें आ रही थी कि राजीव धवन को इस केस की पैरवी अब नहीं करने को कहा गया है और एक दीगर वकील को इसकी पैरवी करने को कहा गया है इस केस की। लेकिन अब जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें बताया गया है कि डॉक्टर राजीव धवन को केस से अलग नहीं किया गया है। उस प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि वो अब भी जमीयत उलमा हिंद के वकील है। वाज़ेह है, इससे कब्ल राजीव धवन ने कहा था कि उन्हें अयोध्या केस से हटाने के लिए जमीयत उलमा हिंद झूठ का सहारा लिया है। राजीव धवन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के लीडिंग वकील राजीव धवन को जमीयत उलमा हिंद ने केस से अलग कर दिया है। धवन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धवन साहब, क्या रिएक्शन है आपका जिस तरह से कहा गया कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अलग किया जा रहा है? देखिए, मेरी सेहत ठीक है। मैं डेंटिस्ट के पास गया था रूटीन अपॉइंटमेंट के लिए। 10:14 में मेरे क्लर्क को उन्होंने फ़ोन किया और एजाज़ मकबूल ने हमको कहा कि अब मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सैकिंग है, तो उन्होंने कहा उनकी मजबूरी है और बार बार यही बोलते गए। मेरा क्लर्क ये पूरी कॉन्वर्सेशन हमारी तरफ से सुन रहा था। जैसे ही मैं घर आया, मैंने उनको ख़त लिखा कि ये सैकिंग है। उनको रिमाइंड किया कि हमारे साथ, उनके चेंबर के साथ 3 मीटिंग हुई हैं और जो ढांचा है रिव्यू का जो कल फाइल हुआ है वो मैंने बनाया था। कल मैंने पूरा दिन रिव्यू के लिए छोड़ा था और उनकी टीम भी बाद में आई, पर उसके पहले मैं सैक हो गया था। अब 2 नई बातें इसमें आ गई हैं। मिस्टर मकबूल कहते हैं कि सैकिंग नहीं हुई, सैकिंग की है। अगर इसका कॉन्वर्सेशन में उनको कोई तकलीफ है तो हमारी चिट्ठी काहे नहीं देख लेते? उसमें तो लिखा है कि सैकिंग है, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं आया। तो ये कहना उनका कि सैकिंग नहीं थी, ये सत्य का जो पालन नहीं किया वो तो अलग है, ये तो बिल्कुल झूठ है। जहाँ तक मेरी सेहत है, बाबरी मस्जिद के बाद मैंने कर्नाटका के केस लड़ा और कोर्ट्स में केस लड़ा,
तो ये क्या हो सकता है कि मेरी सेहत इतनी ख़राब थी कि मैं उनकी रिव्यू जो है उसको सेटल कर लिया मैंने और केस लड़े हैं, पर सेहत मेरी ख़राब है। ये सब झूठ है। तो ये थे धवन साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका दिल खुला हुआ है और वो ये नहीं चाहते मुस्लिम पक्ष आपस में भी लड़े। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि उनको जिस तरह से निकाला गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें उस तरह का दुख नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी जो वो निभाते आ रहे थे। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि उनकी जानिब से दायर की जाने वाली नजरसानी के केस की पैरवी राजीव धवन ही करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने बोर्ड के रुकन सीनियर एडवोकेट जफरयाब जिलानी से खास बातचीत की। रिव्यू पिटीशन को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग भी हुई है। जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिलानी साहब, जिस तरह से पूरा विवाद चल रहा था, क्या कहेंगे? क्या धवन साहब आपस के साथ रहेंगे, अलग हो जाएंगे? धवन साहब का कमिटमेंट है काश से। इन्होंने कहा भी है कि हम तो मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे, वो चाहते हैं यूनाइटेड वे में हो। ये उनकी बात सही है। हम लोग उसे जाके मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि परसुएट करेंगे उसे कि वो मुकदमे से अलग ना हो, और हम लोग जिस तरीके से भी कोशिश करें, वो चाहेंगे इस तरीके से उनको लाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है क्योंकि वो कोई फ़ीस लेते नहीं, लिहाजा कोई ज़बरदस्ती की नहीं आ सकती। वो तो 94 से बगैर किसी फ़ीस का मुकदमा कर रहे हैं, अपने पास से खर्च कर, तो इससे ज़्यादा सेल्फलेस और डिवोटेड तो कोई हो नहीं सकता। तो कोशिश करेंगे परसुएट करने के लिए, उम्मीद है शायद मान लेंगे। एक बार ये कितना फ़र्क पड़ेगा उनके अलग होने से? इस तरह जमीयत हम उनके अलग होने को मान ही नहीं रहे हैं। वो तो हमारे साथ थे, हैं, उम्मीद रहेंगे। अलग होने की तो हम सोच ही नहीं सकते। रिव्यू पिटीशन कब तक फाइल हो जाएगी? तो 9 तारीख लास्ट डेट है उस वक्त। तो ये थे जफरयाब जिलानी साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि धवन साहब के साथ वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में उनको अलग नहीं किया जाएगा। खुरम शहजाद, दिल्ली। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर की समाअत कर रहे जस्टिस लुइया की पुरअसरार मौत की दोबारा जांच करा सकती है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इस केस की दोबारा जांच कराई जाएगी। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि अगर मुतालबा होता है और जरूरत महसूस की जाती है तो सीबीआई जज ब्रिज गोपाल हरकृष्ण लोहिया की मौत मामले की दोबारा जांच जरूर होगी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने 1 दिसंबर को एक ट्वीट में लोहिया केस की दोबारा जांच कराए जाने का मुतालबा किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, महाराष्ट्र में एक गैर बीजेपी हुकूमत है तो ये हुकूमत एक एसआईटी तश्कील क्यों नहीं दे सकती जो एक आज़ाद जुडिशियल कमीशन की हिदायत के तहत जांच कर सकती है। झारखंड असेंबली इंतखाबात 2019 के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों के जरिए इंतखाबी मंशूर जारी किए गए हैं। तमाम सेक्युलर मानी जाने वाली पार्टियों ने अपने मंशूर में अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सबका साथ सबका विकास के जिक्र से ही काम लिया है। झारखंड असेंबली इंतखाबात 2019 के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियों के जरिए इंतखाबी मंशूर जारी किए गए हैं। तमाम सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियों ने अपने मंशूर में अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सबका साथ सबका विकास के जिक्र से ही काम लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। स्थानीय अल्पसंख्यकों के लिए सच्चर कमेटी की अनुशंसा को लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के कल्याण में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए वर्तमान योजनाएं एवं नीतियों के सुधार करेंगे। तत्काल जो मदरसे स्कूलों में शिक्षा तमाम लोग को बाकी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्लस मदरसा के शिक्षकों के वेतन में जो कठिनाई आ रही है उसको तत्काल दूर करेंगे। अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्र एवं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव व राज्य स्तर पर कारगर गंभीर प्रयास किया जाएगा। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि देश भर में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई और झारखंड में उससे पीछे नहीं रहा, तो हम लोगों ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना को रोकथाम के लिए सरकार कानून बनाए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए संघर्ष। भाई पिछड़े को भी, चूंकि आबादी सबसे ज्यादा उसकी है,
तो उसको 27% आरक्षण की गारंटी करो और उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष करेगी। हमने इन 5 वर्ष में सबका विकास किया और उस विकास में ना जाति देखा ना धर्म देखा, और आज भी आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी हम विकास करेंगे और उस विकास में ना जाति देखी जाएगी ना किसी की धर्म। वाज़ेह रहे कि रियासत में मुसलमानों की आबादी 14% से ज्यादा है। मुसलमानों को उम्मीद थी कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी इस बार कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी के इस रवैये से मुसलमानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। इन लोगों ने वादा किया ही अच्छी बात है। बीजेपी ने किसी एक अक़लियत के लोग को टिकट भी नहीं दिया है। हमेशा से ये शिकायत रही है कि 14% आबादी झारखंड की, उससे ज़्यादा आप उसको नज़रअंदाज करके चाहते हैं हुकूमत में रहना, जबकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन सब सारी पार्टियों ने जो अपना अपना मैनिफेस्टो या मंशूर जारी किया है, उस मंशूर को हम देखते हैं कि जितने भी तमाम लोकल पार्टियां हैं या रीजनल पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों ने झारखंड के विकास के साथ साथ में अक़लियतों के विकास की बात कही है। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक लाइन भी अक़लियतों के बारे में लिखना पसंद नहीं किया। बीजेपी के बड़े लीडरान इंतखाबी रैलियों में रियासत में एनआरसी के निफाज और आलीशान राम मंदिर की तामीर के साथ साथ कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने जैसे मौजू उठाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन हुजूमी तशद्दुद के वाकयात के लिए पूरे मुल्क में बदनाम होने वाली इस रियासत में इस ताल्लुक से कानून बनाने पर खामोश है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं भोपाल गैस सानही की। भोपाल गैस सानही की बरसी आई भी और चली भी गई। सियासी पार्टियों के नजदीक गैस सानही की बरसी एक रिवायत की तरह आई और उन्होंने उसी पुराने रटे रटाए अंदाज में अपनी बात कही और आगे बढ़ गए। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, जिसके रूरवा 15 नवंबर को दारिफानी से कूच कर गए, उनकी तंजीम के अराकीन ने पहले उन्हें खराज अकीदत पेश किया और फिर एक नए अज़म के साथ गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए काम करने का अहद किया। गैस हादसे के 35 साला सफ़र और हुकूमतों के रवैये पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने गैस मुतासरीन से जब बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। भोपाल गैस सानही को 35 साल हो गए। आज की सुबह 36वें साल का आगाज़ हो गया। गैस मुतासरीन को इन 35 सालों में क्या मिला, आगे की लड़ाई क्या होगी, इस पर बातचीत करने के लिए अलग अलग तंजीमों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर अब्दुल जब्बार के वारिसिन भी मौजूद है जो उनकी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर हमीदा भी हमारे साथ मौजूद है। हमीदा भी 35 साल में क्या मिला? 35 साल में ये मिला कि राहत मिली कोर्ट के जरिए। पहला मुआवजा मिला, राहत काटी गई। दूसरा मुआवजा मिला, फुल मिला। तीसरे मुआवजे में 74,000 फाइलों पर जो भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन जनाब संयोजक अब्दुल जब्बार खान मरहूम, जिनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये मिला कि 74,000 लोगों का फाइनल हुआ। 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 44,000, 35,000 और अभी 5 लाख गैस पीड़ित ऐसे हैं जो वो तमन्ना में, हसरत में केस 4 चल रहे हैं और हसरत तमन्ना में गैस पीड़ितों के उसमें उन्होंने गैस पीड़ितों के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल जो बनाया गया था, केंद्र सरकार का हुकूमत चल रही है। केंद्र सरकार को मैं ललकारना चाहती हूँ कि कैसी तुम्हारी हुकूमत, जो हमारे भाई को इलाज सही नहीं मिला, जिसने इतनी जान झोंकी, और हम केंद्र सरकार के छाती के ऊपर अब मूंग डालेगा भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, उनको ज्ञापन देगा और सौंपेगा और ये लड़ाई आगे तक और बढ़ेगी। और जब तक जीत नहीं लेते, जब तक हम चैन सुकून से नहीं बैठेंगे, मरते दम तक। पर आपने जो है भोपाल गैस मेमोरियल अस्पताल का जिक्र किया, यहाँ पे जो है आपसे चली जी जानना चाहते हैं कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बना और ये उम्मीद की गई कि अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी डॉक्टर नदारद है। देखिए, ये भोपाल के गैस पीड़ितों की लड़ाई को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है। साम्राज्यवादी ताकतें भारत सरकार से साठगांठ करके ये षड्यंत्र कर रही हैं कि भोपाल में गैस तराजी का नामो निशान ही हटा दिया जाए। इसलिए गैस पीड़ितों के नाम पे बने अस्पताल को जिस तरह से संरक्षण दिया जाना चाहिए था, वो दिया ही नहीं जा रहा। और सरकार के संरक्षण में और भोपाल में प्राइवेट
जो माफिया है उसको लाभ पहुंचाने के लिए गैस पीड़ितों के अस्पताल को कमज़ोर किया जा रहा है। भोपाल के गैस पीड़ितों के संघर्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि प्राइवेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के षड्यंत्र को समाप्त किया जाए और भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मेमोरियल अस्पताल जो बना है उसको व्यापक रूप से डेवलप किया जाए। इस बात हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गैस पीड़ित हैं और जो संगठन है उनकी जो लड़ाई है कि जो लोग यह इलाज जिनको नहीं मिला है उनको बेहतर इलाज दिया जाए और जिनको मुआवजा नहीं मिला उनको मुआवजा मिले और जो लोग यहाँ पे जिंदा हैं उनको घटी हुई क्षमता के मुताबिक उनको रोजगार दिया जाए ताकि वो अपनी जीविका को बेहतर ढंग से चला सके। कैमरामैन शेख अब्दुल के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल गैस सानही की बरसी के मौके पर भोपाल बरकतुल्लाह भवन में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बरकतुल्लाह भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के साथ कमलनाथ काबीना के वजीर कानून पीसी शर्मा, गैस राहत वजीर आरिफ अकील और तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और गैस हादसे के महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया। गैस राहत वजीर आरिफ अकील ने इस मौके पर जहां गैस मुतासरीन के मसाइल को हल करने का वादा किया, वहीं बीजेपी को तनकीद का निशाना भी बनाया। जहाँ सिंगल गैस पीड़ित का कोई इलाज नहीं होता था, आज हम गैस पीड़ितों के इलाज के माध्यम से, उनको पुनर्वास के माध्यम से और उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। और जो योजनाएं हैं निश्चित ही वो इतना बड़ा हादसा है मध्य प्रदेश सरकार अकेले सक्षम नहीं है उस पर सब कार्रवाई करने के लिए। जो हमसे अच्छा हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हम अगस्त में उसके लिए लेटर लिख के दे चुके हैं। ये जानते हैं आपके केमिकल हटाना हमारी जवाबदारी नहीं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने केंद्र सरकार का अनुरोध किया, वो जब डेट देंगे हम उस दिन तैयार हैं केमिकल हटवाने के लिए। वो स्मारका बनेगी, वहाँ व्यवस्था होगी, लेकिन ये ज़रूरी इस बात के लिए है कि हम जो हादसा हुआ है उसको याद करने के लिए कम से कम मरहम लगाएं, जख्म पे नमक वाला नहीं डालें। हज 2020 के लिए फॉर्म भरने की तारीख में तौसी करने के बाद भी मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की तादाद में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है। गुज़िश्ता साल जहां मध्य प्रदेश से 16,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, वहीं इमसाल अब तक महज 10,500 आज़मीन हज ने हज दरख्वास्त फॉर्म जमा किए हैं। आज़मीन हज के फॉर्म की तादाद में बड़ी कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने हज फॉर्म की तारीख में एक बार फिर तौसी करने का मुतालबा किया है। हम तो पिछले साल से इसी चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ कम हो रहा है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही कम हो गया और 10,000 तक पहुंच पाए हैं हम। तो उसकी वजह हमको जो समझ में आ रही है सिर्फ ऑनलाइन की वजह है कि ऑनलाइन की वजह से कुछ लोग डर जाते हैं, क्या हो जाता है वो गायब हो जाते हैं, हज के मतलब कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाते। बुनियादी तौर पे जितनी भी ये तबलीगी जमातें हैं या कुछ अपने उलमा इकराम हैं उन लोगों से ही डिस्कस करके उन तक ही बात पहुंचाई जा रही है और उनको बुलाने की, रग़बत दिलाने की कोशिश की जा रही है। अभी इज्तिमा में भी ये कोशिश इनफरादी तौर पे करी गई। और ये जिस ऑफिस में अपन बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसा रश होता था, इतना रश होता था कि कुछ पूछो नहीं, और इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। तारीख बढ़ाने के लिए तो हम उन लोगों से डिमांड करेंगे कि अभी जो फार्म की हालत है और जैसे हमने जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी तो हमें अभी 15 दिन और बढ़ाए जाएं। हिंदुस्तान मुख्तलिफ रंगो बू का गुलदस्ता है। इस खूबसूरत गुलदस्ते को नजरबद से बचाने की जरूरत है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु की ईदगाह फैज़ उमर में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हिंदू और मुसलमानों की तंजीम हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के तहत इस पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कलीदी खिताब पेश किया। परवरदिगार ने अपनी बारगाह से नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, और वो इस समाज को समझाते रहे। समाज ने उनके साथ क्या किया? अजब है इंसान। इसके ऊपर शैतान इतना हावी हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम को 1000 साल की उम्र दी गई। 950 बरस तक इंसानों को समझाते रहे, बुराई मत करो, बेहयाई मत करो, औलादों को कत्ल मत करो, फसाद मत करो, फितना मत मचाओ।
इंसानियत बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के सरपरस्त तरक्की पसंद अदीब अग्नि श्रीधर ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में कई साल तक इबादत करने के बाद नबुव्वत मिली। हिंदू मजहब के रहनुमा विनय कुमार गुरुजी, साबिक IPS ऑफिसर अन्ना मलाई ने मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। पैगंबर ಅವರು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಏಂಜಲ್ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। 5 ವರ್ಷ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೀರಾ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಏಂಜಲ್ ಫರಿಶ್ತಾ। It's a religion that speaks about peace. Peace is a core of society. It's a glimmer of hope for all religion to be inclusive, to be together and to take world peace forward. हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट जो है, सूफी जो कल्चर है, जो औलिया इकराम के ज़रिए, मशाइखों के ज़रिए, सूफी संतों के ज़रिए जो मोहब्बत का पैगाम है, सूफी संतों के ज़रिए एक अमन का पैगाम है, इंसानियत सबसे पहली चीज़ है, इंसानियत। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट बैन मज़ाहिब प्रोग्रामों के जरिए हिंदू और मुस्लिम नौजवानों को मुत्तहिद करने का काम अंजाम दे रहा है। गुज़िश्ता 4 वर्षों से ये तंजीम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी यौम अमन के तौर पर मनाती आ रही है ताकि इस्लाम के प्याम अमन व इंसाफ को आम किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। दिल्ली के जनकपुरी और पालम इलाके में अनोखी पहल से गरीबों और कमजोर लोगों की मदद की जा रही है। यहाँ नेकी की दीवार बनाई गई है। इस दीवार पर लोग नए या इस्तेमाल किए हुए कपड़े टांग देते हैं। इन कपड़ों को जरूरतमंद लोग यहाँ से हासिल करते हैं। दिल्ली के पालम इलाके का मधु विहार और उसमें बनाई गई ये नेकी की दीवार आजकल सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। कारवां फाउंडेशन के जरिए की गई पहल पर यह दीवार करीब 1 महीने पहले शुरू हुई थी और अब ऐसी 3 दीवारें बन चुकी हैं। इस दीवार से ही अब तक 1000 से ज्यादा कपड़े जरूरतमंद हासिल कर चुके हैं। देखिए, इस कारवां फाउंडेशन ने जो नेकी की दीवार की शुरुआत की है, इसका जो जहन था, हम यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। तो जाहिर बात है, जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो खरीद सकें अपने लिए कपड़े। तो इसलिए ही, और किसी से मांग भी नहीं सकते हैं उनकी अपनी खुददारी की वजह से। तो इसी का एक मकसद सबसे बड़ा यही था कि लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो कपड़े साफ़ होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। दूसरे क्या, अब कई लोग खुददारी की वजह से गरीब होते हैं लेकिन वो कपड़े ले नहीं सकते हैं, रात के अंधेरे में ले जाते हैं। अभी हमारे रईस भाई बता रहे थे 1000, लेकिन मैं आपको डाटा बता सकता हूँ कि 2000 कपड़े जो चले गए आज 8-10 दिन में। पूरे 2 बेड पूरे भरी हुई होती थी, मैंने भेजा भी। तो ये इसीलिए रखा है कि कोई गरीब आदमी है लेकिन खुददारी की वजह से वो नहीं है। उस सर्दी के अंदर इतनी दिक्कत है कि मुझे 2 साल पहले रईस भाई ने कहा था ऐसा कोई काम करना चाहिए। सारे धर्म के लोग लेके जाते हैं। ख़ास तौर से अब हम अपने ऊपर बताएं, जो ख़ास तौर से गरीब लोग हैं, अभी तो 1 महीने से काम नहीं चल रहा है कॉलोनी में मकान बनाने का, उनको खाने के बुला लें तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? तो कपड़े यहाँ से ले जाते। ठीक है, हम जानते हैं उन्हें, लेबर आदमी है, दिन में नहीं लेते, रात को ले जाते हैं। पास ही जनकपुरी इलाके के महावीर एनक्लेव में बनाई गई ये दूसरी दीवार है। खास बात यह है कि ये दीवार कपूर सोलंकी ने मुहैया कराई है और हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग नेकी की दीवार के मामले में साथ आ रहे हैं। ये बाउंड्री जो है हमारे यहाँ पे कपूर सोलंकी साहब हैं। ये हमारे यहाँ पे जो भाईचारा बहुत है हिंदू मुस्लिम में, तो कपूर साहब से हम लोग गए, मैं मुर्तजा अंकल हम लोग गए, उनसे हम लोगों ने प्लानिंग बताई। जो हमारे फाउंडर हैं कारवां फाउंडेशन के रईस अहमद साहब, उनके बारे में और उनके काम के बारे में जब हम लोगों ने उनको इत्तला दी तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा। उनको ये लगा क्या नाम क्या भाई, ये एक बहुत जन कल्याण का काम है। जबकि ये तीसरी दीवार पालम इलाके के बिंदापुर में है। मकामी लोग नेकी की दीवार के कदम का खैर मकदम कर रहे हैं। बिल्कुल 100% फ़ायदा है इसमें। मैंने ये पहली तरह का इस प्रकार का जो देखा है नेकी का कारवां, ये अपनी लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो इससे मैं उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि वास्तव में ये
एक गरीब इंसान के लिए जिनके पास में कपड़ा मुनासिब नहीं है, उनके ज़रूरतमंदों को ये यहाँ से कपड़ा मिल जाता है। नेकी की दीवार पर टंगे कपड़ों को पहले धोया जाता है और फिर प्रेस करके रखा जाता है। देखा जाए तो नेकी की दीवार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने का एक तरीका है जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। सर सैयद अहमद खान के तालीमी मिशन से मुतासिर होकर अलीगढ़ में शुरू किया गया एक तालीमी मिशन आज अपने 25 साल मुकम्मल कर चुका है। आर्मी शहरत याफ्ता ताजिर और मारूफ अली इंजीनियर नदीम अख्तर तरीन ने अलीगढ़ में तालीम हासिल करके सर सैयद के मिशन से कुछ सीखा, उसको अमली शक्ल भी दी। अलीगढ़ में शुरू हुआ आयशा तरीन स्कूल की 25 साला तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें खुद नदीम तरीन मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसमें हुब्बुल वतनी के अलावा समाजी बेदारी के प्रोग्राम शामिल थे। स्कूल के प्रिंसिपल जनाब सुरेंद्र कुमार सर से कि आप आए। सर सैयद की तहरीक तो ये थी कि हर गांव, हर इलाके में से लोग निकाल कर लाए जाएं और उनको तालीम की रोशनी से रोशनास कराया जाए और नए वक्त की क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है, उसके लिए उनका एम्फेसिस था कि किस तरीके से भाईचारा, मोहब्बत, सबको लोगों को एक साथ रहने की तालीम, किस तरीके से छोटा बड़ा एक साथ रह सकता है या हिंदू मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। जो सभ्यता है हमारी वो मुख्तलिफ़ स्टेट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की, उसको हमने यहाँ पेश किया और ख़ास तौर से कुछ इस तरह के प्रोग्राम दिए जैसे सोशल मीडिया या जो आजकल बीमारियाँ और तमाम मुश्किलें बच्चों को पेश आ रही हैं, जहनी तौर पर परेशानियाँ आ रही हैं, बड़ों को भी आ रही हैं। वो ज़ाहिर है उसका मेजर कॉज मोबाइल है, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, वो तमाम हमने यहाँ बताने की कोशिश की। ख़ास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।